कीमतों की बहाली के लिए एक बड़ा पत्ता खेल दी है। इन शॉर्ट के बूमिंग स्ट्रेटजी पेश कर दी है। मतलब ये कि जो संतें एक साल के अंदर जितना बिल पे करती थी, अब वो 2 साल के अंदर उतना बिल पे करेंगी। और जो प्रोडक्शन 2 साल के अंदर होती थी, अब वो 1 साल के अंदर होगी। और इससे भी तहलका के इस खबर के सितंबर और अक्टूबर के अंदर जो एक्सपोर्ट गुड हैं वो कुछ 2 बिलियन से क्रॉस कर गई हैं। और सीमेंट और स्टील का नंबर भी हाई है। इससे जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी और इंशाल्लाह मुल्क तरक्की करेगा। रशिया ने यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर भारी फौज लगा दी है। तकरीबन कोई 1 लाख ट्रूप्स तैनात किए गए हैं। रशिया यूक्रेन को इतनी अहमियत क्यों दे रहा है और इसका मकसद क्या है? रशिया कहता है कि अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर बनता है तो उसको लॉन्चिंग पैड मुहैया करेगा जिसमें मिसाइल फिट किए जाएंगे और रशिया को टारगेट किया जाएगा। इसके अलावा एस्टोनिया, लत्विया और लिथुआनिया जो यूक्रेन और रूस दोनों के हमसाये हैं और नेटो के मेंबर हैं, रशिया की ये सोच है कि अगर यूक्रेन भी नेटो का मेंबर बनता है तो ये सब मिलकर रशिया के ख़िलाफ़ एक बड़ा महाज खड़ा कर सकते हैं। 2014 से अमेरिका खुलकर यूक्रेन की हमायत कर रहा है और उसको मौलिक हथियार मुहैया कर रहा है जिसमें जुवेनाइल एंटी टैंक मिसाइल और टर्किश ड्रोन शामिल हैं। और अमेरिका कहता है कि ये खुशाइन बात है कि यूक्रेन अपनी डिफेंस स्ट्रेटजी को मजबूत कर रहा है। और 2014 के अंदर रशिया ने क्रीमिया को सीज किया और उसमें अलहदगी पसंद जमातों की पुष्टपनाही की और आज तक वो अलहदगी पसंद जमातें यूक्रेन फोर्सेस के साथ खाना जंगी में मसरूफ़ हैं। इस तरह जो रशिया और यूक्रेन है उसके दरमियान एक बड़ा क्लैश है और आने वाले वक्तों में देखते हैं कि यूक्रेन नेटो का मेंबर बनता है कि नहीं बनता। वैसे 2008 से यूक्रेन नेटो के साथ वादे कर रहा है कि मैं आपका मेंबर बनूंगा और उसने 2014 में नेटो के साथ जंगी मशक़ें भी की। कुछ 57 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा वफाकी दारुल-हुकूमत में OIC की कॉन्फ्रेंस में शमूलियत के लिए जमा हो चुके हैं। ये कॉन्फ्रेंस कोई 41 साल बाद होने जा रही है और इस कॉन्फ्रेंस के बड़े बड़े मकासद ख़ित्ते में अमन को कायम करना और खाना जंगी को ख़त्म करना, क्योंकि पिछले कई सालों से ईरान, इराक़, शाम और यमन के अंदर खाना जंगी जारी है और जिसमें हज़ारों लोग लुक़मा अजल बन गए हैं। और इसमें P5 ममालिक भी शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। अब P5 ममालिक क्या हैं, कौन से हैं? P5 ममालिक वो हैं जो दूसरी जंग अज़ीम में फ़ाते थे। इनमें जर्मनी शामिल नहीं है क्योंकि जर्मनी को दूसरी जंग अज़ीम में शिकस्त हुई थी। अब ये तमाम ममालिक मिलकर क्या लाए अमल तैयार करते हैं और इनकी स्ट्रेटजी कहाँ तक कारगर साबित होती है, ये तो अजलास के बाद ही पता चलेगा। और रशिया की सेंट्रल बैंक ने क्रिप्टो करेंसी को बैन करने के मुतल्लिक एक स्टेटमेंट जारी कर दी है कि क्रिप्टो करेंसी को बैन करने का सोच रही है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी से आए दिनों बहुत बड़े बड़े नुकसानात हो रहे हैं और लोगों की जमा पूंजी ज़ाया हो रही है। तो आप भी होशियार रहें क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। जिन लोगों ने क्रिप्टो करेंसी के कॉइन्स लिए हुए हैं तो मेहरबानी करके उनको सेल कर दें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मुल्क की जो तरक्की है उसमें अपोजिशन का क्या किरदार और अपोजिशन को क्यों मजबूत होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि अपोजिशन का असल किरदार क्या है। तो किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए एज अ पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट होने के मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर एक MP या MN गाँव के या दूसरे लोगों से या ज़िले के लोगों से वोट लेकर पार्लियामेंट में जाता है तो आम लोगों का काम तो ख़त्म हो जाता है। अब MP या MN का काम शुरू हो जाता है। अगर एक बड़ी अक्सरियत वाली जमात मुल्क में
अपनी पार्टी को ले आती है और मुल्क की हुकूमत बना लेती है, और दूसरी पार्टी जो अपोजिशन में होती है उसके बहुत कम मेंबर होते हैं, तो फिर उनको तो खेल खेलने का मौका मिल जाता है। और जो भारतीय अक्सरियती जमात होती है वो अपनी मर्ज़ी का कानून पास करती है, जो मुल्क के ख़िलाफ़ हूँ, आइन के ख़िलाफ़ हूँ, और जिनमें आम आवाम को धचका लगे। लेकिन अगर अपोजिशन मजबूत होगी, क्योंकि वही लोग उनके ख़िलाफ़ बात उठा सकते हैं, आम इंसान तो उठा ही नहीं सकता वहाँ पे पार्लियामेंट में जाके। वो फिर उस एजेंडे के ख़िलाफ़ बात करते हैं, उस पर डिबेट्स होती हैं, और कोई भी ऐसी चीज़ वो फ़ौरन मंजर-ए-आम पर ले आते हैं, जिससे जो है गलत कानून पास होने से बच जाता है। अब पाकिस्तान का सियासी निज़ाम क्यों तब्दील नहीं होता? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर अंग्रेज़ के जाने के बाद हम जिस्मानी तौर पर तो आज़ाद हो गए हैं, लेकिन हमारी सोच आज भी ग़ुलाम है। जो हमारा वडेरा सिस्टम और बरादरी सिस्टम है, एक MP MNA बरादरी के एक नुमाइंदे के पास जाता है और उसको वोटों के लिए कहता है, और वो उसको वोट लेकर देता है अपनी बरादरी के, और बरादरी के लोगों का खुद का कोई शऊर नहीं है, कोई सेंस नहीं है कि किसको वोट देना है, कौन मुल्क के लिए बेहतर है। बस वो एक ग़ुलामी की सोच के मुताबिक एक आदमी के पीछे वोट देते हैं। अब फंडामेंटल राइट में तो फ्रीडम ऑफ वोट भी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, राइट ऑफ वोट भी है, लेकिन वो सिर्फ किताबी हद तक है। इंग्लैंड में मुझे एक अंग्रेज़ मिला, उसने कहा तुम थर्ड वर्ल्ड के लोग हो। मैंने कहा भाई थर्ड वर्ल्ड मुझे समझ नहीं आया, मुझे कोई। उसने कहा मैं तुम्हें दलाइल से साबित करके बताता हूँ। उसने कहा अगर तुम्हारे घर में कोई MP MNA आता है और तुमसे हैंड शेक करता है तो तुम 10 दिन अपना हाथ ही देखते रहते हो कि मुझे कोई MP MNA आके मिला है। तो मैंने कहा ये बात तो ठीक है, हमारे लोगों की ज़हनियत तो ऐसी है। हकीकत में हम जिस्मानी तौर पर तो आज़ाद हैं, लेकिन हमारी सोच आज भी ग़ुलाम है। तो मुल्क का सही नुमाइंदा चुनने के लिए हमें अपनी सोच को आज़ाद करना पड़ेगा। हर इंसान को इंडिविजुअली तौर पर सोचना पड़ेगा कि मुल्क के लिए कौन सा इंसान बेहतर है। न्यूजीलैंड के अंदर एक गुमनाम हीरो सामने आया है, अदनान नामी शख्स, जिसने जो मास्क अटैक हुए थे जिसमें कोई 91 नमाजी शहीद हो गए थे, उसके अंदर निहत्था होने के बावजूद उस दहशतगर्द को गैर मुसल्लह करने की कोशिश की, जिस पर उसे न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा सिविलियन एजाज़ लैंड क्रॉस दिया गया। न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा फ़ौजी एजाज़ विक्टोरियन क्रॉस है और सिविलियन एजाज़ लैंड क्रॉस है, तो एक पाकिस्तानी निजात है जिसको ये एजाज़ दिया गया। तो मुझे ये स्टोरी पढ़ने के बाद इकबाल का वो शेर याद आ गया कि काफिर हो तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमन हो तो बेतायग ही लड़ता है सिपाही। और आजकल सऊदी अरब के अंदर सऊदी वलीअहद शहज़ादे जो हैं वो रंग रलियाँ मनाने में मसरूफ़ हैं। मुक़द्दस सरज़मीन के ऊपर फाश कंसर्ट शिल्पा शेट्टी और सलमान खान को बुलाकर मुजरे करवाए जाते हैं, और फिर दुनिया को बताया जाता है कि हम मॉडर्निज़म की बुनियाद रख रहे हैं। ये मुझे लगता है कोई नबी करीम सल्लम की जो एक तनबी थी कि मलूकियत का दौर भी आएगा, तो ये वही मलूकियत का दौर है। अब चीन ने खुलकर बता दिया है कि वो एक सुपर पावर है। आए दिनों चीन, चाहे वो लद्दाख का मकाम हो, कोरोना डिज़ास्टर हो, फ़ज़ाई ताकत की आजमाइश हो, बहरी ताकत की आजमाइश हो, हर जगह पर चीन दुनिया को बता रहा है कि आई एम द सुप्रीम पावर, यू शुड हैव टू अलर्ट।